हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो 2 लेक्चर आपको पढ़ाया तो कुछ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। आज तीसरा लेक्चर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर किया जाएगा और बेहतरीन अप्रोच आपको दिए जाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के। जो भी 2 लेक्चर हमने आपको पढ़ाया, मेरा एक आपके लिए सजेशन भी है कि बच्चों आप उसको बढ़िया से लिख करके नोट्स बना डालिए। जब आप उसको नोट्स बना देंगे ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आप उसका यूज़ कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि जब वो रिटन फॉर्म में होगा तो हम कभी भी हुआ तो अपना पेज पलट के देख लिए। अब वीडियो में क्या है, खोलोगे देखोगे तो इंस्टा भी चला दोगे तो फेसबुक भी चला दोगे, तो थोड़ा सा डाइवर्जन का जो रेशियो है वो वीडियो में ज़्यादा हो जाता है। और जब आप लिख लोगे तो डाइवर्जन का भी रेशियो कम हो जाएगा, और साथ साथ एक बार आप अगर लिखेंगे किसी चीज़ को तो उससे गुजरेंगे। जब बच्चों आप उससे गुजरेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रिटेन रहने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेटा आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किसकी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, तो बच्चों आप इसको अच्छे से देखें और समझें। इंटीग्रेटेड रेट लॉ है क्या सरकार, ये मैं आपको बताता हूं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन डेवलप हो जाता है। मीन्स according to this law we get a direct relation between concentration of reactant and time। यानी कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ बच्चों हमको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और समय और टाइम के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन देता है। इसका मतलब क्या है कि किस समय पे कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रहेगा, ये हम इस लॉ की मदद से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे किसके लिए, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए यानी कि अगर कोई रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं n = 0। अब बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R से बनता है प्रोडक्ट P। तो अगर आप लेक्चर नंबर 1 को सोचोगे तो बच्चों आपको याद आ जाएगा कि मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के 2 रेट्स होते हैं। 2 तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जाना जा सकता है। सबसे पहला है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेट = -dr/dt। यानी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट। दूसरा बच्चों जो हम रेट पढ़ते हैं वो हम जानते हैं बाय रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the multiplication of concentration of reactant and raised to the power their respective stoichiometric coefficient in case of elementary reaction, and in case of non-elementary reaction it is not equals to stoichiometric coefficient, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया। फिर से मैं बोल देता हूं कि according to rate law rate of any chemical reaction is directly proportional to the multiplication of concentration of reactant and raised to the power the respective stoichiometric coefficient। तो बच्चों जरा आप देखना कि बाय रेट लॉ हम क्या लिख देंगे, रेट = K R की पावर, क्योंकि रिएक्टेंट एक है, R की पावर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो 0 होगा
क्योंकि रिएक्टेंट का पावर का सम ही ऑर्डर होता है और पहले ही हमने कंडीशन लगा दिया है कि ऑर्डर कितनी है, 0 है। बच्चों ये बात ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, रिएक्शन का ऑर्डर सरकार मेरे कितना है, 0 है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो जो रिएक्टेंट का पावर लगेगा वो कुछ और नहीं लगा सकते, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट का पावर होता है वो एक्चुअली किसको बताता है, वो एक्चुअली बताता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को। और हमने पहले ही मान रखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सरकार कितना है, 0। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं यहां क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। अब हम बहुत पहले से मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमें क्या दे रहा है, रेट दे रहा है। और हम जानते हैं कि एक ही रिएक्शन का रेट हमेशा सेम होगा, या हम ऐसे कह दें कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we can write if LHS is same, left hand side representation is same, then RHS will also same। इसलिए लिख दे रहा हूं कि जो बच्चे बोर्ड वगैरह का एग्जाम देंगे उनको लिखने का भी तो तरीका मालूम होना चाहिए बच्चों, तो इसलिए लिख दे रहा हूं। तो देखो RHS जब सेम हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं कि माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू k इंटू आर की पावर 0। और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो मैथमेटिक्स बोलता है कि वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि माइनस dr इज इक्वल्स टू k, या मैं लिख सकता हूँ कि dr इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू dt। अब मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो बच्चों मैथमेटिक्स में दो तरह के इंटीग्रेशन बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, प्रोसीजर लेंथी जाता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगा देते हैं और कांस्टेंट वाले प्रोसीजर को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि जैसे लिमिट लग जाएगा तो हमें कांस्टेंट को निकालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। इसलिए बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेफिनिट इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब ये डेफिनिट और इनडेफिनिट मैथ वाले बच्चे समझ रहे होंगे, बायोलॉजी वाले खाली देखें ध्यान से और मुस्कुराते रहें मजे से। अगर बच्चों t=0 है तो t=0 पे मान लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था 0, R0। अब जरा समझना कि साइंस में t=0 का मतलब क्या होता है, कि बस अब मैं इस घटना को ऑब्जर्व करने चल रहा हूं, अभी ये घटना शुरू नहीं हुई है, मैं जस्ट ऑब्जर्व करने चल रहा हूं। जैसे मान लो कि 10:10 पे ये रिएक्शन शुरू होती है, तो जो 10:10 है ठीक वही हमारा t=0 है, यानी कि हम अभी रिएक्शन को होने के लिए कोई टाइम दिए नहीं है, यानी कि जस्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द रिएक्शन, वी आर नॉट गिवन द टाइम टू द रिएक्शन सो दैट इट कैन अकर। अब जरा देखिए, अगर t है 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लिया R0 है, और अगर t है एनी टाइम t, कोई 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, माना उस वक्त है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट RT। तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूं, आपसे भी पूछ लेता हूं, चलिए 5 सेकंड का टाइम भी दे दूंगा। बताओ R0 बड़ा या RT बड़ा, आप कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का टाइम देता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा ठीक है, अब जरा देख लो, जिसने जवाब दिया मैं उसको भी रिप्लाई भी देता। R0 और RT जब भी बेटा समय दिया जाएगा तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। भाई समय दूंगा तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो जो शुरू में रिएक्टेंट है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, जो रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t है, यानी R0 और RT में बच्चों हमेशा R0 बड़ा होगा। याद रखना इसको, और याद रखने जैसी कोई बात ही नहीं है, समझ जाओगे तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। अब जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिमिट लगा दिया तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जरा देखिए, आफ्टर इंटीग्रेशन अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो जरा देखिए मुझे क्या मिल जाता है। यहाँ है dr और यहाँ है -k dt,
यहाँ 0 और t लिमिट लगा दिया, t इक्वल्स टू 0 पे ये था r0 और एनी टाइम t पे ये था rt। ठीक है, अब जब मैंने इसको इंटीग्रेट करना चाहा तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा। अपर लिमिट है इसकी rt और लोअर लिमिट है इसकी r0 और यहाँ माइनस के कांस्टेंट है बाहर चला आ जाएगा। और जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है x वैसे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t और हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जरा देख लिए। यहाँ बच्चों अब अपर लिमिट लिखोगे तो ये हो जाएगा rt और ये हो जाएगा माइनस kt और 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा ओवरऑल। और यहाँ ये r0 होगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस r0। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, रोने मत लगना प्लीज़। यहाँ लिखोगे rt माइनस r0 इक्वल्स टू कितना माइनस kt, तो rt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस kt प्लस r0। बच्चों ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब जरा देखो इस एक्सप्रेशन से हम देखो R0 किसी भी रिएक्शन में हमको मालूम होगा और रिएक्शन कांस्टेंट मालूम होगा। अब जरा देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t और समय और टाइम t, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ये डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो बोल दिया जाएगा दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यही तो मैंने पहले भी बोला था, मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू दिस वी गेट अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, यानी अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ we derive a direct relation between concentration of reactant and time t। और ये बात मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दी है और उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब चाहे जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे जिस भी ऑर्डर का हो, हमको इन्हीं दो स्टेप्स को यूज़ करना है। स्टेप 1 हम लोग क्या ले लेंगे, स्टेप 1 में हम लोग ले लेंगे कि रेट लिख देंगे बाय डेफिनेशन, और स्टेप 2 में बच्चों हम रेट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और ये पूरा प्रोसीजर करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे अप्रोच बना देंगे। ये याद रखना चाहिए RT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। अब एक एक करके मैं आपकी ताकत को बढ़ाना शुरू करता हूँ और आपको मजबूती देना शुरू करता हूँ। जीरो ऑर्डर आज का हमारा टारगेट रहेगा, इस पे हम सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे एग्ज़ाम में बनते हैं और हम कैसे उन्हें कम समय में जल्दी से सॉल्व करें और वो करेक्ट भी हो। ऐसा ना हो कि पता लगा जल्दी से सॉल्व कर दिए और इनकरेक्ट हो गया, -1/4 लेके भाग गया। तो चलो बच्चों देखो, जब आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया उसके बाद आप पढ़ोगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो होता है, सुन के ही लग रहा है आधी उम्र, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है t हाफ से। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन दे देता हूं कि हाफ लाइफ इज दैट टाइम, हाफ लाइफ इज दैट टाइम डिफरेंस within which reactant remains half of its original concentration. Reactant remains half of its original concentration. हाफ लाइफ कहता है कि ये वो समय है जिसमें किसी रिएक्टेंट का जो अमाउंट बचता है अपने ओरिजिनल अमाउंट का आधा बचता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम लिया गया है और उसका हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो आफ्टर 5 मिनट वो 5 ग्राम बचेगा। मीन्स हाफ लाइफ इज दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अब जरा इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बैंड बजा देता। हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम पाए थे, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हेडिंग जीरो ऑर्डर पड़ी थी तो सब कुछ जीरो ऑर्डर ही चलेगा। हम पाए थे कि RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। अब मैं अपने बच्चों से पूछूंगा फिर से आपको कमेंट में जवाब देना है कि बताओ जब T हो जाए T हाफ
तो आप मुझे बताओ आर टी कितना होगा। चलिए आपको फिर मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे जो मैंने टी लिखा है वो टी हो जाए टी हाफ, यानी ये टी हो जाए हाफ लाइफ, तो आर टी कितना होगा। ध्यान से सोचो, थोड़ा हिंट कर देता हूँ। आर टी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। बच्चों चलो 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो देखो बच्चों, देखो आर टी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो जब टी हो गया टी हाफ, तो आर टी कितना हो जाएगा, आर 0/2 हो जाएगा ना, क्योंकि जब टाइम टी हाफ हो जाएगा तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, ओरिजिनल अमाउंट का, जो टी इक्वल्स टू 0 पे था वही ओरिजिनल अमाउंट था, ओरिजिनल अमाउंट का आधा बचेगा। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार बेटा, अगर टी हाफ हो जाएगा तो टी हाफ हो जाएगा तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना हो जाएगा, R0/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ का डेफिनेशन यही है, हाफ लाइफ इज दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन था R0 और टी हो गया टी हाफ, तो RT कितना हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे आप। अब जरा देखो ध्यान से, अब मैं इसको पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर दूंगा R0/2, तो ये माइनस के और टी की जगह क्या पुट करना है, टी हाफ, और ये क्या हो जाएगा R0, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा के टी हाफ, और इधर क्या हो जाएगा R0 माइनस R0/2, तो ये क्या हो जाएगा R0/2। तो टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ आ गया R0/2 के। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से पता लगता है, नोट करके आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि टी हाफ ऑफ एनी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स of any zero order kinetics is directly proportional to initial concentration of reactant। यानी कि अगर कोई रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है तो जो उसका हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो R से बनता है P और ये ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, और एक बार था ये 10 ग्राम, और फिर R से बनता है P, 10 ग्राम था 1 लीटर में मान लेता हूँ, और R से बनता है P और ये भी ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, इस बार था ये 50 ग्राम। तो बताओ अगर यहाँ हाफ लाइफ है T1 और यहाँ हाफ लाइफ है T2, तो T2 जो होगा वो T1 से बड़ा होगा। कैसे जाना, क्योंकि मैंने डेराइव करके देख लिया कि जो टी हाफ ऑफ एनी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है वो इस एक्सप्रेशन से पता लग गया कि रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। अब जहाँ रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा वहीं इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी कि जब मास बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, और मोल बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो ज़रा देख लीजिए, यहाँ मास ज़्यादा था, मास बढ़ा तो मोल बढ़ा, मोल बढ़ेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ जो टी हाफ है वहाँ यहाँ के टी हाफ से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मैंने बोला था कि यहाँ टी हाफ था T2, यहाँ टी हाफ था T1, सो दिस T2 विल बी ग्रेटर दैन T1। फिर से बोल देता हूँ, बिकॉज इन केस ऑफ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा बेटा टी हाफ को अच्छे से। अब टी हाफ के बाद NCERT में लिखा जाना बंद हो जाता है, लेकिन मेरा लिखना बच्चों अभी भी चलता रहेगा। मैं बच्चों को कई सारे आयाम पे, कई सारे डायमेंशन पे चीज़ों को बताता हूँ, जिससे कि रटाया ना जाए उनको। यार मैं रटाने के पीछे कभी भरोसा नहीं रखता था, क्योंकि देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना उसमें आपका खुद का अप्रोच होना चाहिए। मैं तो आपको सिखा दूंगा, लेकिन मेरे सिखाए गए ही डायमेंशन पे सोचोगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपके पास 360 डिग्री पे सोचने की ताकत होनी चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी ज़्यादा बातें बता दूँ मैं आपको कि आपका दिमाग 360 डिग्री पे खुल जाए, खाली आपको उसको यूज़ करना रहे बस।
आओ चलो देखें। एक बात और बता देता हूं मैं तुम्हें, ये देखो T100%, T100%, तो इसको डिफाइन कर दो, दिस इज दैट टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस इसलिए बोलता हूं जीरो के बाद का दिया गया समय, दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच all reactant within which all reactant converted into product, all reactant converted into product। T100% वह टाइम डिफरेंस है जिसमें पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है बच्चों वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आओ जरा देखते हैं। अब मान लो कि एक रिएक्शन थी जो R से P देती थी, इसके लिए सरकार हमने माना था कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से मैं लिख सकता हूँ RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0, पीछे डेराइव किया था। अब अगर इफ T इज इक्वल्स टू T हाफ, इफ T इज इक्वल्स टू T हाफ था तब तो आपने देखा था, इफ T इज इक्वल्स टू T100% हो जाए तो बताओ RT कितना होगा। अरे भाई RT 0 हो जाएगा, क्योंकि T100% पे डेफिनेशन से पता लग रहा है कि लगभग पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बच्चों पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिएक्टेंट बचेगा कितना? जब पूरा कन्वर्ट हो गया तो 0 बचेगा यार, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ से पता लगा कि 0 इज इक्वल्स टू माइनस के T100% इज इक्वल्स टू प्लस R0। अब इसको आप उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा T100% इज इक्वल्स टू R0 अपॉन K, और मैंने इसको बॉक्स में ले लिया। जिस तरह से मैंने देखा था कि T हाफ प्रोपोर्शनल था डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एट T इक्वल्स टू 0, उसी तरह से T100 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इक्वल्स टू 0 के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ लो। इसका मतलब ये है सिंपल साधारण कि बच्चों जब ज़्यादा अमाउंट रहेगा शुरू में तो उसको फिनिश होने में लगने वाला टाइम ज़्यादा होगा रिलेटिव टू दैट रिएक्शन जिसमें शुरुआती अमाउंट क्या है? कम है। तो ये तीन चीज़ें हमने आपको बताया। सबसे पहले हमने आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताया, फिर मैंने आपको T हाफ बताया, फिर मैंने T100% बताया। लेकिन कुछ नई चीज़ें मैंने इधर बीच बच्चों के लिए डेवलप किया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इतनी बातें बोर्ड के लिए तो पर्याप्त थी। अब ज़रा देखो, देश भर में लगभग 99% जगहों पे यही इतनी बातें पढ़ाई भी जाती हैं। अब ज़रा देखिए कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होता है। अगर एग्जामिनर को आपसे क्वेश्चन गलत कराना है तो वो सिर्फ लिख देगा कि मान लिया कि एक रिएक्शन है NR गिव्स P और ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो इसके लिए आप निकाल के बताओ क्या क्या। नंबर 1 इंटीग्रेटेड रेट लॉ, नंबर 2 T हाफ, नंबर 3 T100%। तो कोई बच्चा जो पढ़ा होगा मुझसे भी वो क्या लिख देगा? हड़बड़ा के लिखेगा। सर ने बताया था कि जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है RT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0, T हाफ होता है R0 अपॉन 2K, और सर ने डेराइव कराया था कि T100% होता है R0 अपॉन K। जैसे ही तुम इतना किए तुम्हें बेहोशी छा गई थी ये बोलते वक्त और तुमने सब गलत कर दिया। मेरे बच्चों ये बात जो मैंने अपने बच्चों को बताई है वो मैंने R गिव्स P के लिए बताई है। लेकिन जरा देखिए यहाँ पे तो मोलर कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे वैज्ञानिक ने मोलर कोफिशिएंट n कर दिया, एग्जामिनर ने मोलर कोफिशिएंट n कर दिया। तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या सर मोलर कोफिशिएंट 1 रखने पे और मोलर कोफिशिएंट n रखने पे बातें सेम होंगी या सर बातें बदल जाएंगी? ये तो ज्ञान का बात हो गया। अब हम उस ज्ञान को ले लेते हैं, फिर फैसला करेंगे कि क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ, क्या हाफ लाइफ, क्या T100%
रिएक्टेंट के मोलर कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, इसके बारे में डिसीजन लेने से पहले आगे की मेरी बातें सुन डालो। बच्चों देखो जरा ध्यान से, हमने आपको दो बातें सिखाई थी। क्या सिखाई थी? बाई डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन क्या लिख दोगे जरा बोल दो फटाक से। तुम लिखोगे माइनस डी आर बाई डी टी, ये है रेट, गलती कर रहे हो, ये है इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आर। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब इंडिविजुअल रेट्स में उसके करस्पॉन्डिंग मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो बाय डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, एंड बाय रेट लॉ जो रेट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा के आर के पावर 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान देता हूँ, 2 मान देता हूँ। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं, एक बार डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक डेवलप कर दूंगा। देखो अगर LHS बराबर है तो बट ऑब्वियस है RHS बराबर होगा के आर की पावर 0 इक्वल्स टू -1/n डी आर अपॉन डी टी। जब भी किसी का पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। ये k इंटू एन इंटू डी टी, और ये माइनस भी यहाँ लगा दो और यहाँ क्या लिख दो? डी आर। चल भैया इंटीग्रेशन कर दे। अब इंटीग्रेशन वही करेगा जैसे हमने पहले कर रखा था। इंटीग्रेशन जब सरकार करेंगे तो मान लिया कि जब टाइम 0 था तो सॉरी इधर टाइम लिया हमने, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था कितना सरकार? R0। जब टाइम था t तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था? RT। आओ जरा देख लेते हैं, यहाँ n कांस्टेंट है, किसी रिएक्शन का ऑर्डर थोड़ी बदल जाएगा, एक रिएक्शन का एक ही ऑर्डर होता है, यानी -n के बाहर चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t हो जाएगा तो अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और अपर लिमिट क्या लगा दोगे श्रीमान? RT, और लोअर लिमिट क्या लगा दोगे? R0। अब जरा देखो आगे क्या हो जाएगा। आगे तुम यहाँ पे अपर लिमिट लगाओगे RT माइनस R0, और यहाँ यहाँ अपर लिमिट लगाओगे तो -NKT, और 0 लगा दोगे तो 0 हो जाएगा। तो RT क्या हो गया? RT हो गया -NKT प्लस R0। बुद्धिमानी से देख लो कि जहाँ जहाँ K था उसके सामने n आ जा रहा है। अब जरा देखो, अगर t हो जाए t½ तो RT कितना हो जाएगा बच्चे? RT हो जाएगा R0/2। ये पीछे सिखाया हूँ, यहाँ जैसे पुट करोगे R0/2, ये हो जाएगा -NKT½ ये हो जाएगा R0। तो यहाँ से जब तुम t½ लिखोगे तो t½ कितना हो जाएगा? R0/2NK हो जाएगा। उसमें क्या था? R0/2K था, जरा देख लो। तो R0/2K था, यहाँ क्या हो गया? R0/2NK। ठीक इसी तरह से जब बच्चों आप t 100% निकालोगे तो t 100% कितना हो जाएगा? R0/NK। यानी कि मोलर कोफिशिएंट का रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल है। ये सब के सब गलत हैं इस रिएक्शन के लिए, यानी कि जो भी कुछ मोलर कोफिशिएंट होगा वो K के सामने आ जाएगा। यानी कि अब अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट लिख के भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, 3A से बनता है प्रोडक्ट और ये 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कहता है इसके लिए लिखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो मैं लिखूंगा RT इक्वल्स टू -KT है, लेकिन अब NKT यानी n की जगह 3 है तो -3KT प्लस R0। ये है इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। याद रखना जो NCERT में लिखा है, दैट इज फॉर दैट रिएक्शन विच मोलर कोफिशिएंट इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको कहीं भी ढूंढोगे तो पाओगे नहीं, ये सीधे क्वेश्चन आएगा नीट में और जेई में और आपको तंग करके चला जाएगा। इसलिए ध्यान रख लेना कि जो NCERT बोलती है या जो नॉर्मल बुक्स बोलते हैं उसमें रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट 1 लेके चलते हैं, इसलिए ये सारी बातें सही हो जाती हैं। अगर मैं रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट बदल दूं तो ये सब बातें गलत हो जाएंगी, ये सब बातें निरर्थक हो जाएंगी।
उसके लिए फिर हमें ये बात जानना पड़ेगा। इस कंप्लीट डेरिवेशन से मैं इतना जाना कि जो भी कुछ रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट होगा वो K के सामने आ जाएगा, वो K के पहले आ जाएगा, इसलिए मैंने K के पहले लिख दिया। अब अगर कोई मुझसे पूछे इस रिएक्शन का T हाफ क्या हो जाएगा, मैं उसको फट से जवाब दूंगा R0/6K हो जाएगा, क्योंकि 2K था तो 2K इंटू 3 क्या हो जाएगा 6K। अगर कोई पूछे इसका T 100% क्या हो जाएगा सर, मैं उसको जवाब दे दूंगा R0 अपॉन क्या 3K। यानी कि अब एक फाइनल लाइन बोलता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कि जो भी कुछ रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट होगा वो K से पहले आ जाएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझा पाया हूँगा। ज़रूर नोट्स बनाइए इसका जी, क्योंकि जितना बढ़िया आप नोट्स बना लेंगे उतना बढ़िया से आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी, हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगी बच्चों। अब हमने इतनी देर में कुछ बातों को कर लिया, कुछ बातें बची रह गई। अब कुछ बातें जो बची रह गई उनको भी ज़रा देखते चलो सरकार, क्योंकि जितना बढ़िया से देखोगे उतना मज़ा आएगा। अब ज़रा देखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही भयंकर तरीके से मैं पढ़ाता भी हूँ। एक बार जब आप पढ़ोगे तो, और कहीं भी अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिसने पढ़ाया होगा वो ख़राब पढ़ाया होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन में बहुत लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप कंपेयर कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी। ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R से प्रोडक्ट P बनता है, ठीक है। अब मान लिया कि T=0 पे, बेटा ये था A तो ये 0 हो जाएगा। माना किसी टाइम T' पे ये X मोल टूट जाता है, तो इसके 1 से देखो इसका 1 बन रहा था, तो इसके X से इसका X बन जाएगा। अगर अभी मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दूं तो RT=-KT + R0। अब जरा बताओ, अगर RT की जगह A-X रख दूं और -K, T की जगह T' रख दूं और R0 की जगह A रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, A था। तो ज़रा देखो यहाँ से क्या हुआ, A से A कट गया और क्या हो गया, X = KT'। अगर X = KT' हो गया तो यानी X इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T' हो गया, यानी कि डिसोसिएटेड अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका इतना भयंकर मतलब है कि जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका लगेगा 1.5 से 2 मिनट, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा 5 से 8 सेकंड के बीच में। क्यों? क्योंकि मैं इस बात की गहराई तक जाऊंगा। अब इस बात की गहराई क्या है जरा देखो, अगर कोई रिएक्शन है R गिव्स P और ये 0 ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और R था मान लो शुरू में 100 ग्राम था, और 10 मिनट के बाद अगर ये 90 ग्राम बचता है, तो बताओ 10 मिनट में कितना ग्राम टूटा, 10 ग्राम टूटा। तो अगले 10 मिनट में भी इसका 10 ही ग्राम टूटेगा, अगले 10 मिनट में भी इसका 10 ही ग्राम टूटेगा। अब यहाँ से बहुत भारी बात निकल के आई। क्या निकल के आई कि इन केस ऑफ, इसको नोट्स में लिखना है सबको, इन केस ऑफ 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे जाना मैंने, कैसे ही होगा, क्योंकि डिसोसिएटेड अमाउंट टाइम के सीधे प्रोपोर्शनल था। जैसे टाइम बदलेगा वैसे डिसोसिएटेड अमाउंट भी बदलेगा। तो इन केस ऑफ 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, डिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, या ऐसे लिख दो, इन केस ऑफ 0 ऑर्डर काइनेटिक्स equal amount of reactant, equal amount of reactant is dissociated within equal time difference, within equal time difference। यानी कि अगर
समान टाइम डिफरेंस दिया जाए, इक्वल टाइम डिफरेंस दिया जाए, तो जो टूटा हुआ अमाउंट है रिएक्टेंट का वो सेम होगा। जैसे इसके दम पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, अभी क्वेश्चन जब लूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ जरा देखो 10 ग्राम था तो 10 मिनट में 10 ग्राम कम हुआ, तो अगले 10 मिनट में भी 10 ग्राम कम हुआ, तो अगले 10 मिनट में भी 10 ही ग्राम कम हुआ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिसोसिएटेड अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया। टाइम अगर सेम दिया जाएगा डिसोसिएटेड अमाउंट भी सेम होगा। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि इक्वल अमाउंट इज डिसोसिएटेड विद इन इक्वल टाइम डिफरेंस। ये बहुत गजब की बात है। अगर चाहो तो मैं इस पर एक क्वेश्चन यहीं ले देता हूँ, यहीं ले दूंगा, बाकी थियरी की बातें आगे करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके समय को ऐसे बचा देगी कि आप मस्त हो जाओगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ज़रा देखिए, मान लीजिए कि कोई एक रिएक्शन है जिसमें R से बन रहा है P, और R से अगर बन रहा है P, और मान लीजिए कि रिएक्टेंट जो था वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो T=0 पे था वो मान लीजिए 5 मोलर था। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि T=10 मिनट पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वो हो जाता है 8 मोलर। अगर T=10 मिनट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 8 मोलर हो जाता है तो बताओ कि T=20 मिनट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो कितना बचेगा। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। सपोज वी हैव अ रिएक्शन R gives P which follows zero order kinetics. It is given that the initial concentration of reactant is 5 molar if at T is 5 मोलर। ठीक है, अगर T=10 मिनट पे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 5 से तो कम ही बचेगा ना, समय दे दिया जाएगा। चलो मान लेता हूँ 2.5 मोलर हो जाता है। अगर T=10 मिनट पे 2.5 मोलर हो जाता है, T=20 मिनट पे कितना हो जाएगा। ज़रा देखो बच्चों, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे देखो मेथड 1 में हमने क्या किया, हमने लिखा RT = -KT + R0 इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया। अब हमने देखो यहाँ जैसे ही हम इस कंसंट्रेशन को देखेंगे तो बहुत सारी बातें एक एक करके पता लगती। चलो मेथड 1 कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T=10 मिनट पे कितना बच रहा है भाई, 2.5 बच रहा है, और पहले कितना था, 5 था। तो ज़रा K की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा। K की वैल्यू हो जाएगा 2.5/10 हो जाएगा, यानी K हो जाएगा 0.25। अब K की वैल्यू जैसे आ गई तो ज़रा फिर इंटीग्रेटेड रेट लगा दो। RT = -KT + R0। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमको 20 मिनट पे पूछ रहा है। 20 मिनट पे K कितना आ गया हमारे पास, K आ गया 0.25, तो यहाँ रखेंगे तो -0.25 इंटू T कितना है 20 है, और प्लस R0 कितना था, 5 था। तो अब ज़रा देख लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 20 मिनट कितना हो जाएगा, ये 0 25 दूना 50, ये क्या हो गया 5। तो R20 पे ये -5 ये +5, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, यानी कि ये T20 जो है वो इसका T 100% हो गया कि नहीं। T20 जो है वो T 100% हो गया, यानी कि 20 मिनट वह टाइम है जब पूरा का पूरा रिएक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट कितना बचा 20 मिनट के बाद, हमने देखा रिएक्टेंट बचा कितना, 0। ये तो मेथड 1 हो गया। अब आओ मेथड 2 दिखा देता हूँ। मेथड 2 कैसे देखोगे, अगर पहले था 5 मोलर और 10 मिनट बाद बचा 2.5 मोलर, यानी कि जितना पहले था ठीक उसका आधा बचा, यानी कि जो T10 है ये इसका हाफ लाइफ है कि नहीं, यानी कि T½ जो होगा वो 10 मिनट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 10 मिनट वह समय है जिसमें रिएक्टेंट अपने शुरुआती मात्रा का कितना बच रहा है, आधा बच रहा है। तो अगर 10 मिनट T½ है, अब मान लो किसी जीरो ऑर्डर की बात चल रही है, तो 10 मिनट में अगर आधा होता है, यानी कि मान लो 5 मोलर है, तो 10 मिनट में ये कितना हो जाएगा 2.5। तो अगले 10 मिनट में ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल अमाउंट इज डिसोसिएटेड विद इन इक्वल टाइम डिफरेंस। ये है उसकी ताकत। देख लो
कि मैं एक लाइन में आंसर ले आ दूंगा, देखो इतने में ही जो लोग इतना पूरा सॉल्व करेंगे मैं उसको एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल अमाउंट इज डिसोसिएटेड विद इन इक्वल टाइम डिफरेंस। ठीक है बच्चों, इतनी बातें हुई, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई, याद रख लेना। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। अब जरा देखो, अगला इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर आपने मुझे एक ताकत तो दिया जो एनसीईआरटी से हटके है। सर आपने बताया कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट होगा सर वो 1 होगा, लेकिन सर अगर n हो जाएगा तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने वो प्रॉब्लम दूर कर दी। अब एक दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ। मानो कि एक रिएक्शन है 3A और ये 4B से रिएक्ट करके 5C बनाता है और इसका जो ऑर्डर है वो 0 है। अब जरा देखो, अगर इसका ऑर्डर 0 है बच्चों, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रिएक्शन मोलर रेशियो में हो रहा हो, अगर रिएक्शन किस रेशियो में हो रहा हो, मोलर रेशियो में हो रहा हो। मानो इसका शुरुआती मात्रा है T=0 पे A और इसका है B, यानी A:B 3:4 हो। मीन्स इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोलर रेशियो, then what is the relation between T½ ऑफ ए, पेशेंस रखना बेटा, बिना पेशेंस के कभी किसी जमाने में किसी ने भी ज्ञान नहीं पाया है, ये बात ध्यान रखना। बिटवीन T½ ऑफ A एंड T½ ऑफ B। अब आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई एनसीईआरटी तो मुझे एक ही रिएक्टेंट बार बार देता है, अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो जाए और रिएक्शन मोलर कोफिशिएंट के रेशियो में हो तो दोनों रिएक्टेंट के लिए हाफ लाइफ सेम होगा या अलग अलग। तो ज़रा देखो, बच्चा अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि T½ सर इसका हो जाएगा R0 अपॉन 6K होना चाहिए, क्योंकि 2K होता है और आगे मोलर कोफिशिएंट आ जाता है 3। पीछे यही तो बताया, जो भी मोलर कोफिशिएंट होगा वो K के पहले आ जाएगा। तो 2K ऑलरेडी होता है, जब मोलर कोफिशिएंट 1 होता है तो 3 आ गया, तो इसके पहले 3 आ जाएगा, यानी कि R0 अपॉन 6K। R0 को हमने A मान रखा है तो A अपॉन 6K। और इसी तरह से हमको T½ ऑफ B कितना दिखेगा, हमको T½ ऑफ B दिखेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, B अपॉन 8K दिखेगा। अब हमको लगेगा अरे यार ये तो दोनों अलग अलग बात हैं, लेकिन घबराओ मत, अलग अलग नहीं हैं। अब जरा देखो, अगर मैं लिखूं कि A:B = 3/4, तो मैं A की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 3/4B लिख सकता हूँ कि नहीं। अब जरा यहाँ पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 T½ ऑफ A, ये कितना हो गया, A की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3/6K × 4 B लिख सकता हूँ। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके इस A की जगह रख दिया हूँ। अब सब्स्टिट्यूट करना तो बच्चों आना चाहिए, ये कट गया, तो T½ ऑफ A ये कितना हो गया, जरा देखो, 4×2 = 8, B अपॉन 8K। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 से देखो कि B अपॉन 8K क्या है, वो T½ ऑफ B है। तो दिखता है तो अलग अलग है लेकिन होता है सेम। अब मैं क्या बोलने चल रहा हूँ इसको ध्यान से देख लो, बहुत भारी बात है, बहुत भारी बात, कहीं किताब में लिखी भी नहीं पाओगे इसको। मैंने बोला कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा एक रिएक्टेंट लेके चलता है, और उनका मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि एनसीईआरटी में हमेशा मोलर कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, और रिएक्शन मोलर रेशियो में हो तो दोनों रिएक्टेंट के लिए हाफ लाइफ हमेशा सेम होती है। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। T½ ऑफ A को लेके चला और राइट साइड को T½ ऑफ B कर दिया, और यहां मैंने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसी परिस्थिति में जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो और रिएक्शन मोलर कोफिशिएंट के रेशियो में हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में द हाफ लाइफ ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज ऑलवेज सेम इफ द रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
हम सारी बातें अभी जो भी कुछ कर रहे हैं वो ज़ीरो ऑर्डर के ही बारे में कर रहे हैं, और अभी मुझे करने दीजिए, क्योंकि मैं जितनी बातें करूँगा उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। अब ज़रा देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद ये बता दिए कि मोलर कोफिशिएंट 1 ना हो तो क्या होगा, उसके साथ साथ हमने ये बता दिया कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटता है, उसके साथ साथ मैंने अपने बच्चों को ये बता दिया कि सरकार इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटने के साथ साथ अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो उनके हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना हो x की वैल्यू 0 पुट करो, y आ जाएगा c, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा माइनस सी बाई एम। अब जरा देखो, अगर तुमने x 0 था तो y आया c, और y पॉजिटिव कहाँ आएगा, ओरिजिन से ऊपर, और जब y 0 था तो x आया नेगेटिव, x नेगेटिव इधर आएगा, यानी कि यहाँ कहीं आया माइनस सी बाई एम, यानी कि y इज इक्वल्स टू, अगर एम एक्स प्लस सी की बात की जाए तो वो ग्राफ ऐसा जाएगा। रियल में वो ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताबों में ये हिस्सा मिटाया गया रहता है, उनको पॉजिटिव वाले हिस्से से ही मतलब रहता है। लेकिन ये जानते रहना कि ये लाइन पीछे जा करके y को, x को नेगेटिव एक्सिस पे कट कर रही होती है। इस c को बोला जाता है इंटरसेप्ट, और m स्लोप है, tan थीटा के बराबर होता है। दूसरे जो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी वो आपको पड़ेगी y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा c, और y की वैल्यू 0 को पुट करोगे तो x आ जाएगा c बाई एम। अब जरा देखो, जब x 0 था तो y पॉजिटिव आया, और जब y 0 था तो x क्या आ गया, x भी पॉजिटिव आया, यानी यहाँ कहीं आएगा c बाई एम यहाँ आएगा, यानी ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा वो ऐसा जाएगा, और स्लोप यहाँ m जो है tan थीटा वो माइनस m है, यानी स्लोप नेगेटिव है। और आप जानते भी हो कि अगर मैं यहीं से ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो tan थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता भी है। यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा जाएगा। खाली आपको अब एक्चुअली तो ये इसको टच कर रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में छूता हुआ नहीं दिखाते हैं, दिखा भी दोगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तीसरा ग्राफ जो आप पढ़ोगे वो x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ जाता है ऐसा, अगर ये y है और ये x है तो जानते रहना इसका ग्राफ जाएगा हमेशा ऐसा। ये दो बातें हो गई, और आप जानते रहेंगे कि एक तो x और y के बीच में हो गया। अब यही ग्राफ अगर वो ऐसा खींचे, y और 1/x के बीच में खींचे, तो जरा देखना y इज इक्वल्स टू k इंटू 1/x हो गया, यानी इट इज़ समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू mx। अब जरा देखना, अगर ऐसा है तो जान लेना ये ऐसे जाएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू mx की जो लाइन होती है वो इस तरह से जाती है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करोगे y 0 आएगा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x 0 आ जाएगा, और x और y दोनों 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। यानी y इक्वल्स टू mx जैसा अगर केस है तो ओरिजिन से ग्राफ ऐसा जाएगा। इतने ग्राफ को जब आप जानते रहोगे तब मैं आगे कुछ आपको सिखा पाऊंगा। कैसे, आप जरा देखो, अगर इतने ग्राफ को आप पहले से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, x और y के बीच में ग्राफ ऐसा, और y और 1/x के बीच में ग्राफ ऐसा चला जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, p और v के बीच में ग्राफ और p और 1/v के बीच में ग्राफ, तो उसको रट तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं 11th क्लास में। अब बच्चों जरा देखना, बात को समझना। मान लीजिए कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमसे कुछ ग्राफ पूछता है, जैसे कि मान लीजिए हमसे ग्राफ पूछता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। सबसे पहले पूछता है आर टी और टी के बीच में,
फिर मान लीजिए हमसे ग्राफ पूछता है T½ और R0 के बीच में। फिर मान लीजिए हमसे ग्राफ पूछता है T100% और R0 के बीच में। तो जरा देखो यहाँ क्या है, RT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0। इट इज़ लाइक Y इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C। माइनस MX प्लस C का ग्राफ तुमने देखा था, ऐसा गया था। लो इसको भी ऐसा खींच दो। यहाँ T½ इक्वल्स टू R0/2K। लो भैया Y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R0 X एक्सिस पे है, यानी कि M इंटू एक्स जैसा हो जाएगा। ये ऐसा जाएगा, ओरिजिन से होके जाएगा, और स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा 1/2K के बराबर। T100% क्या होता है, T100% हो जाता है मेरे मित्रों R0/K। इट कैन बी रिटन लाइक Y इक्वल्स टू MX, और ये ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा 1/K हो जाएगा। बच्चों अगर आपसे पूछ ले रेट के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो जरा देखो, हमने देखा था कि रेट क्या था, KR⁻0। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि रेट तो क्या हो जाता है K, यानी रेट K यानी Y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और Y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, X एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। Y की वैल्यू क्या हो गई K। ये मैं फिर से जानते हो या नहीं जानते हो, देखो 10th में पढ़ते हो। अगर मान लो XY है, Y इक्वल्स टू 2 पे आपको ग्राफ खींचना है, तो Y इक्वल्स टू 2 यहाँ कहीं आएगा, X एक्सिस के पैरेलल हो गया। अगर मान लो X इक्वल्स टू 2 पे खींचना है, तो X इक्वल्स टू 2 यहाँ आएगा, ये Y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो अगर रेट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया, रेट है Y एक्सिस पे, तो जरा देखो रेट की वैल्यू K ले दिया हमने, रेट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी Y इक्वल्स टू 2 जैसा केस है, तो क्या आ जाएगा, X एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी। ये 4 ग्राफ में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे इनको लगातार रटते हैं। मैंने इनके पीछे का रीज़न आपको बता दिया कि क्या कारण है कि इनको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और इसको ड्रॉ करने के बाद अब हिस्सा आता है न्यूमेरिकल का। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल ही हमको हमेशा मजबूत बनाता है। बिना न्यूमेरिकल अप्रोच के हम किसी भी तरह से अपने आप को मजबूत नहीं मान सकते, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमसे कभी काका गागा नहीं पूछेगा, उसमें हमसे कभी कोई कहानी नहीं पूछेगा, उसमें हमसे कभी कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। हमेशा अगर हमसे पूछेगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा। चलिए मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें R से बनता है P, और इस रिएक्शन का जो रेट है -dR/dt, ये है K1C/1+K2C। अब हमसे कहता है कि प्रेडिक्ट द, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर 1, इफ C इज वेरी वेरी हाई यानी बहुत ज़्यादा हो, और नंबर 2, इफ C इज वेरी वेरी लेस यानी बहुत कम हो। तो चलो केस 1 ले लेते हैं। केस 1, इफ C इज वेरी वेरी हाई यानी C का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा बच्चों। अगर C बहुत ज़्यादा होगा तो ज़रा देखो -dR/dt इज इक्वल्स टू K1C और 1+K2C। अब 1+K2C, C बहुत ज़्यादा है, उसमें K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ ज़्यादा ही होगा, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि C बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपया था, मैंने 1 रुपया दे दिया, तो अब क्या बोलोगे, मेरे पास 10,000 + 1 रुपया हो गया, 10,000 करोड़ + 1 रुपया? नहीं, क्योंकि 1 रुपया 10,000 करोड़ की तुलना में बहुत कम है। तो अगर ये बहुत 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 ज़्यादा है तो उसमें 1 जोड़ दूंगा तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, ये हो जाएगा K2C। तो क्या हो जाएगा, -dR/dt इक्वल्स टू K1/K2, और C हो जाएगा, C कट जाएगा, यानी जो रेट हो गया वो तो एक K1/K2 हो गया। मीन्स इट डजेंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और किस रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ उसी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता जिस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है।
आओ इधर देख लेते हैं। इफ़ C इज़ वेरी वेरी लो, अगर C बहुत कम हो तो माइनस dr/dt, ये k1c हो जाएगा और ये हो गया 1 + k2c। अगर बहुत 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 कम है तो 1 + k2c, 1 में बहुत 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 कम जोड़ दोगे तो ये 1 के ही तो बराबर होगा, यानी माइनस, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, ध्यान रखना, माइनस dr/dt इज इक्वल्स टू k1c, यानी रेट इज इक्वल्स टू k1c। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन का जो पावर होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी कि जब C का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा उस वक्त जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 0 होगा, और जब C का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा उस वक्त जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जितना बढ़िया से आपको समझ में आएगा उतना ही आपको मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और आगे की तरफ चलते रहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमें कोई रिएक्शन देता है A गिव्स 3B। अगर हमको कोई रिएक्शन देता है, सपोज क्वेश्चन है A गिव्स 3B और कहता है कि इसके कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है। अब ऐसे दिया हुआ है, जिस वक्त ये ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं बच्चों, वो टाइम है t इज इक्वल्स टू 4 मिनट है। सपोज t इज इक्वल्स टू 4 मिनट है। सबसे पहले बताइए कि समय के साथ जिसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा वो प्रोडक्ट होगा, और समय के साथ जिसका कंसंट्रेशन घट रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। कहता है कि इफ़ at t is equals to 0, concentration of reactant is 1 molar, then calculate t half, यानी हमको अब इस वक्त हमें कैलकुलेट करके निकालना है क्या, हाफ लाइफ इस रिएक्शन के लिए। देखिए फिर से बता देता हूँ, एक रिएक्शन इसमें A से 3B बनता है, उसके कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। कहता है कि अगर t इक्वल्स टू 0 पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 1 मोलर है तो हमको t हाफ निकालना है। अरे भाई बड़ी बात है। तो जरा देखो, A से बनता है 3B अगर, और ये है 1 है तो ये 0 बन जाएगा t इक्वल्स टू 0 पे। अगर किसी टाइम t डैश पे ये 1 - x हुआ तो ये 3x हो जाएगा। अगर t डैश हुआ 4 मिनट, तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 4 मिनट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम हैं, तो 1 - x किसके बराबर हो जाएगा, 3x के, या 1 इक्वल्स टू 4x या x इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। यानी कि 4 मिनट में कितना टूट जाता है, 1/4। अब जरा देखो, अब इसको मैं यहीं, अगर मुझे ये बात मालूम है कि इक्वल अमाउंट टूटता है इक्वल टाइम देने पे, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अगर यही बात नहीं मालूम है तो देखो कितना कठिन हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 4 मिनट में 1/4 टूटा है तो जरा देखो, पहले 1 था, अगर 2 मिनट में 1/2 टूटा होगा तभी तो अगले 2 मिनट में 1/4 टूटा होगा, क्योंकि 2 मिनट में आधा टूटा होगा तो अगले 2 मिनट में इसका आधा टूटेगा, तो 2 मिनट में इसका आधा टूटा तो अगले 2 मिनट में इसका आधा टूट जाएगा। समझे या नहीं समझे, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट टूटता है। तो जरा देखिए, तो हाफ लाइफ हमको पता लग गया कि वह टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का कितना टूट जाता है, आधा टूट जाता है, वही उसका हाफ लाइफ कहलाता है। तो अगर 4 मिनट में 1/4 टूट जाता है, पक्का 2 मिनट में 1/2 टूटा होगा, तभी तो 1/2 यहाँ टूटा, 1/2 यहाँ टूटा, तभी तो ये कितना बचा, 1/4 बचा। अब जरा देखो, यहाँ से तुम्हें झटाक से आंसर, सॉरी कुछ गलत तो नहीं बोल गया मैं, नहीं, वेट 1/4, सॉरी, कोई चीज़ अगर 4 मिनट में 1/4 टूटा है तो अगले 4 मिनट में भी 1/4 टूटेगा, वो तो उल्टा कर दिया था मैंने, तो अगले 4 मिनट में भी 1/4 टूटेगा, तो 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया। यानी कि जो t हाफ हो गया वो कितना हो गया, 8 मिनट हो गया। ध्यान से देखें, अगर 4 मिनट में 1/4 टूटता है तो अगले 4 मिनट में भी 1/4 टूटेगा, तो 1/4 + 1/4 कितना टूट गया, आधा टूट गया,
और जितनी टाइम में रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का आधा टूट जाता है वही तो हाफ लाइफ कहलाता है। हाँ, अब इसको सामान्य बच्चा कैसे करेगा जरा देख लो। सामान्य बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा ये जरा आप देखें बच्चों। वो क्या करेगा, वो फटाक से लिखेगा माइनस आर टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर जीरो। वो कहेगा कि 4 मिनट पे हम पहले माइनस के इंटू 4, ये कितना था 1, और रिएक्टेंट अगर 1/4 टूट गया तो बचेगा कितना 4 पे 1 माइनस 1/4 बचेगा, यानी 3/4 माइनस के इंटू 4 प्लस 1। ये 4 इंटू के उधर चला गया, ये इधर चला आया तो क्या आ गया 1/4 आ गया। इसको 1 में से जब 3/4 सब्सट्रैक्ट करोगे तो के कितना आ गया 1/16। अब के आ गया तो के आ गया तो हाफ लाइफ भी कैलकुलेट हो जाएगा। जगह यहाँ ले लेता हूँ आपसे, देखिएगा ध्यान से कि अगर बच्चों के आ गया तो हमको अब हाफ लाइफ आ जाएगा। कैसे, हम जानते हैं टी हाफ होता है R0/2K। R0 है 1, 2 इंटू 1/16 8, टी हाफ कितना हो गया 8 मिनट। अब जिस 8 मिनट को पाने के लिए बच्चा इतनी बड़ी लफंडरबाजी कर रहा है, पहले यहाँ इतना कैलकुलेशन किया, फिर यहाँ इतना कैलकुलेशन किया, उसी 8 मिनट को मैं यहीं एक लाइन में पा लिया। कैसे, मैंने देखा कि अगर टी डैश को 4 कर दूं तो 4 मिनट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि यहीं दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो मैंने देखा कि 4 मिनट वह टाइम डिफरेंस है जब डिसोसिएटेड अमाउंट 1/4 है। तो 4 मिनट में 1/4 टूटा तो अगले 4 मिनट में कितना टूट जाएगा, अगले 4 मिनट में भी 1/4 टूट जाएगा। तो 1/4 कितनी देर में टूटा, 4 + 4 8 मिनट में टूटा, और 1/4 यानी कितना 1/2 टूट गया। अब आधा अमाउंट जितने टाइम में टूटता है वही तो हाफ लाइफ कहलाता है मेरे सरकार। अब अगर इतनी देर में आप कुछ समझ पाए हों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो बार बार वीडियो को देखिए। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी की चीज़ें और बच रही हैं, उसको मैं बता देता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को देख करके नहीं जान सकते बच्चों। दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को देख करके नहीं जान सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको हम देख करके नहीं जान सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कह दो सर अगर मान लो पूछा तो क्या करूँगा, तो कुछ बातें बता देता हूँ यार, देख लो। जो मैं जानता हूँ वही तुम भी जान लो कि अगर मान लीजिए कहीं H2 का रिएक्शन हो रहा है Cl2 से और HNu बन रहा है, H2Cl2 से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और 2 मोल HCl बना ले रहा है। या अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया का, अमोनिया टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। या मैं बोल दूं कि Hi टूटता है H2 और I2 में टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड। या मैं आपको बता दूं फॉस्फीन PH3 ये टूट जाता है किस में, फॉस्फोरस में और हाइड्रोजन में। या मैं बोल दूं सारे एंजाइम रिएक्शन, ऑल एंजाइम रिएक्शन ये बेटा सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। हालांकि इन्हें रटने की जरूरत नहीं, फिर भी क्योंकि मैं टीचर हूँ इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को आप तक पहुँचाना। तो ये रिएक्शन दे ऑल आर फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एंजाइम रिएक्शन को जानते ही होंगे, जिसमें हम लोग इन्वर्टेज, डाइएस्टेज, माल्टेज, यूरिएज इन सब का यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं। वो बायोलॉजी वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से याद भी रहता है। तो आप खाली इतना जानते रहिएगा कि ये सारी रिएक्शन किसको फॉलो करती हैं, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। बच्चों इतनी देर तक आपने मुझे देखा, सुना और मेरी बातों को उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा भी होगा और समझ करके आप इससे कुछ फ़ायदा भी ले पाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।